नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल एनएमई कार्नर में। जी हाँ दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 9 और जब 9 बज चुके हैं तो लाजमी है आपका YouTube पर लाइव आ जाना। और जब आप लाइव आएंगे तो निस्संदेह हमें भी लाइव आना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लाइव सेशन होता है हमारा सुबह 9 बजे। तो बिना किसी देरी की शुरू करते हैं आज के लाइव सेशन को। आज के लाइव सेशन में हम पहले जो टॉपिक हमारा छूटा हुआ था मुग़ल काल की, जब हम आपसे बात कर रहे थे तो उसमें एक टॉपिक हमारा थोड़ा सा बचा हुआ था जिस पे हमें बात करनी थी बाबर के द्वारा लिखित बाबरनामा के बारे में। तो बाबरनामा के बारे में जब हम चर्चा करेंगे आपसे तो बहुत डिटेल में कुछ चीज़ें वहाँ पे नहीं करेंगे, लेकिन जो चीज़ आपको जानना वहाँ पे आवश्यक होगा उसकी हम बात करेंगे। लेकिन आप बाबर नामा की चर्चा में आप ये जान लीजिए कि क्या क्या महत्वपूर्ण है, ये आपको जानना होगा। ये किस भाषा में लिखा गया है, हालांकि इसकी हम चर्चा हल्के से अपनी चर्चा को हमने वहाँ पे शामिल किया था जब हम बात कर रहे थे आपसे बाबर के बारे में, लेकिन हमें डिटेल में बात करनी होगी। यहाँ पे कुछ प्रश्न यहाँ से कुछ अंदर से भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आप जिस आयोग की तैयारी कर रहे हैं उसका नाम है यूपीपीसीएस। ये यूपीएससी में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन यूपीपीसीएस में कुछ खोजी टाइप के प्रश्न आते हैं। खोजी टाइप के प्रश्नों का अर्थ ऐसा है कि ऐसे प्रश्न नॉर्मल किताबों में, सामान्यतः किताबों में नहीं मिलते और उन्हें खोज कर पूछा जा सकता है। जैसे एक प्रश्न पूछा गया था, कौन सा प्रश्न था कि महात्मा गांधी की अर्थी को कंधे किस मुसलमान ने दी थी। तो ऐसे खोजी टाइप के प्रश्न सब जगह नहीं मिलते, तो ऐसे में कुछ खोजी प्रश्न को हमें खुद ब खुद तैयार कर लेना होगा। ऐसे में अगर हम बाबरनामा के कुछ डिटेल बेसिक फीचर की बात करेंगे तो वह उन्हीं खोजी प्रश्नों में से एक होगा। देखिए, और इसके साथ कुछ बातें हमारे लिए होंगी जैसी जो होंगी सामान्य। अब बात करेंगे, जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि बाबरनामा लिखा था बाबर ने। जो बाबर था ये किस भाषा में लिखता है, इसको लिखता है तुर्की में। जब तुर्की में बाबर ने बाबरनामा को लिखा तो ये अपने शासनकाल में ही इसकी रचना करता है और इसी में वो चर्चा करता है कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की। और इसी समय वो बताता है कि समकालीन भारत, जो उस समय का भारत था, जो बाबर के समय का भारत था, उस भारत में दो महत्वपूर्ण हिंदू राजाओं की चर्चा करता है। ये प्रश्न में आपके आ सकते हैं कि बाबर ने बाबरनामा में किन दो प्रमुख हिंदू राजाओं की चर्चा की है। तो जिन दो की चर्चा करता है उसमें पहला जिनसे उनका युद्ध होता है वो है राणा सांगा। एक राजा की चर्चा करता है वो राणा सांगा के बारे में, और राणा सांगा को कहता क्या है, कहता है इनके पास ताकत बहुत है, इनके शौर्य की प्रशंसा करता है। वो इनके शौर्य की प्रशंसा करता है। कौन करता है प्रशंसा? बाबर करता है। तो ये पहले हिंदू शासक के बारे में बताता है, लेकिन यहीं पे वह दूसरे हिंदू शासक की भी चर्चा करता है। वह दूसरा हिंदू शासक था दक्षिण भारत का देवराय, कृष्णदेवराय प्रथम। कृष्णदेवराय प्रथम के बारे में वो चर्चा करता है और कहता है कि ये भारत का सबसे ताकतवर शासक है। यानी अगर यहाँ से इतनी चर्चा से अगर देखा जाए तो प्रश्न कैसे आएंगे, तो प्रश्न ऐसे आ सकते हैं कि बाबरनामा के अनुसार भारत का सबसे ताकतवर शासक कौन है। उसमें 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, राणा सांगा, कृष्णदेवराय, बाबर और एक कोई अन्य शासक का नाम दे देगा, चाहे किसी का भी दे दे, इतिहास में बोलो किसी का शासक का नाम दे सकता है, तो उसमें से आपको चूज करना होगा। तो ऐसे में अगर देखा जाए शेरशाह सूरी का नाम दे सकता है, जी हाँ, किसी का भी नाम दे सकता है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो ये पर्टिकुलर किताब जो है ये इसलिए महत्वपूर्ण है, यहाँ से ऐसे खोजी प्रश्न आ सकते हैं। और इनके अलावा यानी अभी हमने आपको बात की, क्या हमने आपको बताया कि ये 2 हिंदू शासक की चर्चा करता है, और 2 हिंदू शासक की चर्चा करने के साथ 5 मुस्लिम राज्यों की भी चर्चा करता है। ये 5 मुस्लिम राज्य कौन कौन से हैं इसमें वो बताता है। पहला कहता है वो है बंगाल। आपने को याद होगा कि हमने बताया था कि शेर खां ने
जब बंगाल पर आक्रमण किया था तो वहाँ का जो शासक भागकर हुमायूं की शरण में आया था, हुमायूं की शरण में, तो उसका हमने आपको डिटेल बताई थी, गयासुद्दीन महमूद शाह नाम था उसका। तो ये बंगाल का शासक हुआ करता था। दूसरा जो महत्वपूर्ण राज्य की चर्चा करता है वो कौन सा था? वो था गुजरात की। दूसरा महत्वपूर्ण राज्य बताता है गुजरात को। उसके बाद अगर देखें तीसरा जो राज्य चर्चा करता है, 5 में से तीसरा, वो बताता है मालवा को। और उसके बाद जो चौथे राज्य की चर्चा करता है वह कहता है, कौन सा चौथा है? वो चौथा था बहमनी। बहमनी राज्य की हमने पिछले से पिछले वीडियो में हमने बात की थी बहमनी साम्राज्य के बारे में, जब वो 5 भागों में, बीदर, बरार, इन सब भागों में बटा था। इसकी भी हमने डिटेल में आपसे बात की थी। तो ये 4 राज्य तो हो गए। एक खुद दिल्ली की बताता है, दिल्ली सल्तनत, जहाँ पर वो खुद शासन करता है। यानी वो 5 राज्यों की चर्चा करता है। कौन कौन से 5 राज्य? एक बार देख लें, प्रश्न में आ सकता है कि बाबरनामा में निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम राज्य नहीं है? तो ऐसे ही 4 नाम दे देगा। एक बंगाल दे दिया, एक गुजरात दे दिया, एक मालवा दे दिया, और एक उनके अलावा कोई और उठाकर दे देता है। तो ऐसे में जो कोई हिंदू राज्य का उठा के दे सकता है, तो ऐसे में कन्फ्यूज नहीं होना है। मेवाड़ उठा के दे सकता है। तो ये आप ध्यान रखिए कि जो 5 राज्य यहाँ से दिए गए हैं, ये 5 मुस्लिम राज्य हैं। कौन कौन से? बंगाल, गुजरात, मालवा, दिल्ली और बहमनी। और हिंदू जो शासक, 2 शासक को बताया था, जैसा कि हमने बताया, उसमें 2 कौन थे? एक राणा सांगा थे और दूसरा, जी हाँ दोस्तों, दूसरे थे कृष्णदेव राय। और इन्हें कृष्णदेव राय को वो पूरे भारत का सबसे ताकतवर शासक मानता है। इसके अलावा इसी बाबरनामा में एक महत्वपूर्ण और चर्चा की गई है। उन्हें क्या है? वो भारत का अभिशाप मानता है 3 चीज़ों को। कहता है भारत में सबसे बड़ी जो समस्या है या भारत का अभिशाप है, भारत के लिए अभिशाप है, वो 3 चीज़ों को बताता है। पहली चीज़ वो बताता है लू। लू जो उत्तर भारत में पश्चिम की ओर से बहती है, खास करके मई और जून के महीने में, या अप्रैल, मई, जून तक चलती है। ये लू को बताता है, जो मई में बहुत तेज़ी से चलती है और जो गेहूं की फसल होती है उसे तैयार करने में इसकी बड़ी भूमिका होती है। और जब ये चलती है तो पूरे उत्तर भारत में टेम्परेचर 45 डिग्री प्लस हो जाता है। ये एक गर्म किस्म की पवन है। तो इसकी बात तो बताता है, क्या कहता है बाबर इसको? कि यह भारत के लिए अभिशाप है। दूसरी चीज़ वो कहता है आंधी, कि भारत में आंधियाँ बहुत आती हैं। और तीसरी चीज़ बताता है वो गर्मी को। इन तीन चीज़ों को कौन कौन सी? लू, आंधी और गर्मी को वो भारत का अभिशाप बताता है। कौन बता रहा है? बाबरनामा में बाबर। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिल सकते हैं कि बाबरनामा के अनुसार कौन सा अभिशाप नहीं है। चक्रवात, आंधी, लू और गर्मी। तो इसमें आप गर्मी को ट्रिक तुरंत मार देंगे कि अभिशाप नहीं है, जबकि इसी को अभिशाप उसने 3 माना है, 3 अभिशाप, लू को, गर्मी को और एक आंधी को। चक्रवात को उसने नहीं माना है, या समुद्री चक्रवातों को वो अभिशाप नहीं माना है। वो अभिशाप किनको माना है? भारत का अभिशाप गर्मी, आंधी और लू को माना है। तो इतनी बातें जो बेसिक थी किसकी, जिन्हें खोजी प्रश्न अगर पूछे जाएंगे तो यहाँ से हो सकते हैं बाबरनामा से। अब बाबरनामा लिखा किसने था? हमने आपको बताया, इसको लिखा था बाबर ने। बाबर जब लिखा तो भाषा कौन सी थी? तुर्की थी। इस तुर्की भाषा के कारण इसका ट्रांसलेशन किया गया। इसका ट्रांसलेशन फारसी में किया था, हमने आपको पहले बताया था, अब्दुल खान खाना, जो अकबर के दरबार में थे। अब्दुल रहीम खान खाना, जो अकबर के दरबार में हुआ करते थे। दूसरा इसका ट्रांसलेशन हुआ इंग्लिश में। इंग्लिश में इसके ट्रांसलेशन करता कौन है? इसके इंग्लिश में ट्रांसलेशन करता है आर्स्किन एंड लीडेन। इसको ट्रांसलेशन किया था आर्स्किन एवं लीडेन ने। तो ये आपको जानना था, इतनी चीज़ें आपको जो जाननी थी बाबरनामा के बारे में। यहाँ से हो सकते हैं कि अगर कठिन प्रश्न बनाए जाएं तो बाबरनामा को लेकर यहाँ से आ सकते हैं। तो यहाँ से अब बात करेंगे हम आपसे, बाबरनामा की बातें खत्म, साहित्य बाबरनामा का जो था वो समाप्त हुआ। लेकिन इसके बाद हम बात करेंगे आपसे कुछ मुगल काल की कुछ साम्राज्य के बारे में, जिससे आपको ये मोटी समझ आए कि मुगल साम्राज्य जब जीरो से उठकर
अपनी पीक तक पहुंचता है तो इस बीच में कोई और सत्ता कैसे घुस जाती है। देखिए एक इमेज आपके सामने दिख रहा है दोस्तों, ये इमेज है मुगल कालीन साम्राज्य का। ये आपको बता रहा है कि ये मुगल जो सत्ता है ये कहाँ तक प्रसारित है, कहाँ तक फैली हुई है। जितना हमने हाईलाइट किया हुआ है आप देखिए, ये मुगल सत्ता दिखा रही है, ये मुगल का साम्राज्य दिखा रहा है कि कितनी दूर तक मुगल काल फैला हुआ था। लेकिन ये किसी एक पर्टिकुलर राजा, यानी ये समय कितना है 1605 से लेके 1707 के बीच तक की मुगल एम्पायर है। लेकिन जब समय आता है औरंगजेब का तो 1707 में ये एरिया और बढ़ जाता है, ये एरिया इतना हो जाता है। कब ये होता है 1707 तक मुगल एम्पायर, यानी जो दक्षिण के राज्य हैं, जो दक्षिण के राज्य ये वाले राज्य हैं ये भी बढ़ जाते हैं 1707 तक जाते जाते। तो इसे अगर हम इसमें देखें तो शायद स्पष्ट हो। ये जो आपको पहली जो सर्किल दिख रही है, इसे हम अगर आपको ब्लू कलर में दिखाएं तो शायद अच्छा हो। ये जो पहली सर्किल दिख रही है ये सर्किल है बाबर का साम्राज्य, इसे हम बी से लिख रहे हैं, ये है बाबर का साम्राज्य। लेकिन जो दूसरा सर्किल हम बनाएंगे, जो सेकंड सर्किल बनाएंगे वो महान अकबर का साम्राज्य होगा, इसे हम एलो से दिखाएंगे। ये है महान अकबर का साम्राज्य, इसे हम ए से दिखा देते हैं। अब देखें बाबर का जितना साम्राज्य था उससे बड़ा साम्राज्य हुआ अकबर का। लेकिन इससे भी बड़ा, सबसे बड़ा साम्राज्य किसका होता है, यह साम्राज्य आपको दिखाएंगे हम रेड से। और ये तब का साम्राज्य है तब जब औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, तब तो आप देखेंगे इतना बड़ा साम्राज्य था। ये साम्राज्य है किसका, औरंगजेब का, ये जो लिखते हैं। तो ये तीनों साम्राज्य की तुलना थी। लेकिन बाबर के साम्राज्य के बाद जैसे ही उसका साम्राज्य इतना बड़ा हुआ, उसके बाद अकबर के पहुंचने के पहले हुमायूं शासक आता है। हुमायूं के बीच में सत्ता मुगलों के हाथ से निकल जाती है। इस बीच जो शासक दिल्ली की राजधानी, दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, उसका नाम था, हमने बताया था पहले आपको, शेर खां। शेर खां के बारे में कुछ और बातें अगर आप जब तक जाने, उसके लिए आपको एक इमेज देखिए। सबसे पहले ये है आपके शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी के बारे में आप कुछ चीज़ें अगर जाने तो इनका बचपन का जो नाम था उन्हें फरीद के नाम से जानते थे, बचपन का नाम फरीद था। और इनका जन्म अगर देखें तो ये जन्म तो हुआ था इनका पंजाब में, पंजाब के क्षेत्र में। पंजाब में कहाँ स्थान है, होशियारपुर। लेकिन इनके जो पिताजी थे ये पूर्वी भारत, यानी आप कह लें पूर्वी उत्तर प्रदेश, जौनपुर में ये नौकरी करते थे। और ये सुल्तान के अधीन सरकारी नौकरी करते थे। और ये जब नौकरी कर रहे थे तो इनकी शिक्षा दीक्षा शेर शाह सूरी की जौनपुर में हुई थी। शिक्षा दीक्षा जौनपुर में चल रही थी, पिता से कुछ मतभेद हुआ इसका और ये नाराज हो गया। इसके पिता, जब ये नाराज हुआ तो इसके पिता जमींदार हुआ करते थे। कहाँ के जमींदार थे, ये जमींदार थे बिहार में, एक जिला है जिसका नाम है सासाराम। सासाराम में जमींदार थे। तो वो अपने पिता से हालांकि प्रशासनिक कार्य बहुत सीखता है और ये काफ़ी नाराज रहने लगा कुछ समय तक। जब ये नाराज था, लेकिन उसकी नाराज़गी ने कहीं उनके बीच मतभेद था, मनभेद नहीं था अगर हम कहें तो। लेकिन ये चीज़ें आप देखेंगे जब ये मनमुटाव से आगे जाता है 1520 में उसके पिता की मृत्यु हो जाती है और ये तुरंत अपनी शिक्षा दीक्षा छोड़कर पिता की गद्दी को पर बैठता है, यानी अपने पिता के पास पहुंचता है और उस गद्दी को हासिल करता है, उस विरासत को हासिल करता है जिस विरासत को उनके पिता आगे बढ़ा रहे थे। अब अगर आप देखें तो सुल्तान जो आपका शेर शाह सूरी था, शेर शाह सूरी को बिना किसी परिश्रम के उसे एक गद्दी मिल गई। और वो गद्दी मिली किसकी, वो गद्दी मिली उसके पिता की। उसके पिता, उनका नाम था हसन। इसके जो शेर शाह सूरी हैं इनके पिता का नाम हसन था। हमने बताया ये सरकारी सेवा में थे और इनको जमींदार बनाया था सासाराम का।
अगर देखा जाए तो एक बात और यहाँ से निकलती है कि ये जब शेर शाह सूरी यहाँ का सुल्तान बनता है या फिर शेर शाह सूरी वहाँ का जमींदार बनता है तो ये, और उसके बाद 1520 में इसके पिता हसन की मृत्यु हो जाती है, तो ये बिहार में, क्योंकि वो जमींदार थे कहाँ के, सासाराम के, बिहार के क्षेत्रों में अपने प्रभाव को बढ़ाना शुरू करता है। कौन बढ़ा रहा है? शेर शाह सूरी बढ़ा रहा है। अगर जब ये प्रभाव को बढ़ाएगा तो इसका मतभेद लोगों से होना तय है। तो वहाँ पे लोहानी शासक थे, लोहानी शासक या सरदार कह दें तो लोहानी सरदारों से इसका मतभेद हो जाता है, और मतभेद होने के कारण इन लोहानी सरदारों ने षड्यंत्र रचा, और षड्यंत्र के परिणाम स्वरूप शेर शाह सूरी को बिहार छोड़कर निकलना पड़ा। और जब ये बिहार छोड़कर बाहर निकलता है तो ये पहुंचता है मुगल दरबार में। मुगल में उसमें सत्ता चल रही थी बाबर की। बाबर के दरबार में जाता है और बाबर की उस सेना में शामिल हो जाता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि जब चंदेरी का युद्ध लड़ रहा था बाबर राणा सांगा से, तो हमने आपको बताया था कि जो शेर शाह सूरी था वह बाबर की सेना की ओर से लड़ा था। जी हाँ, तो यही रीज़न है क्योंकि वो बिहार से भागकर आया था, बाबर की सेना में शामिल हो गया था, और वो चंदेरी का युद्ध बाबर की ओर से लड़ा था। इतनी बातें अगर स्पष्ट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ तक तो हमने बहुत बड़ी बात कही थी। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये एक उपाधि धारण करता है, उसका नाम है शेर खां। इसे शेर खां क्यों कहते हैं इसकी भी जानकारी आपको दे दें। एक सरदार हुआ करते थे बहार खां। बहार खां एक सरदार हुआ करते थे। इनके साथ शेर शाह सूरी एक बार शिकार पर निकला, और जब इस शिकार पर जाता है तो शिकार पर जैसे कि जीवों को मारते हैं तो एकाएक इसके सामने एक शेर आ जाता है और दोनों डर जाते हैं। लेकिन इसने अपने शौर्य का परिचय देते हुए उस शेर को मार डाला, और जब शेर को मार डाला तो यही बहार खां इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, उपाधि देते हैं, कहते हैं ये शेर खां है, यानी ये शेरों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला है, ये शेर खां है, उन्होंने इसकी उपाधि दी। 1539 अगर देखेंगे तो ये जैसे कि बंगाल विजय करता है, बंगाल के विजय के बाद समय आता है 1539 का, जब हमने हुमायूं को पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि मतभेद के कारण वह चौसा का युद्ध लड़ता है। कौन सा? चौसा का युद्ध लड़ता है, किससे? हुमायूं से, और हुमायूं से लड़ता है, और चौसा के युद्ध में जो बिहार में है यहाँ पर हुमायूं की पराजय होती है और शेर खां विजयी होता है। और जब इस विजय को हासिल करता है तो इस विजय की उपलक्ष्य में वो अपनी फिर उपाधि धारण करता है, और इस बार उपाधि क्या, इसके पहले उसने शेर खां उपाधि धारण की, लेकिन चौसा के युद्ध में उसने अपने आप को शेर शाह कहा। क्या उपाधि धारण की? शेर शाह। अब देखिए उपाधियों का क्रम आपसे पूछा जा सकता है, पहले शेर खां पाता है उपाधि, उसके बाद क्या पाता है? शेर शाह। अब देखा जाए तो समय आता है 1539 का था ये चौसा का युद्ध। लेकिन एक चीज़ और आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि 1529 का समय था जब ये एक और उपाधि धारण करता है जो उतनी चर्चा में नहीं रहती। 1529 इस युद्ध के पहले ये उपाधि धारण करता है हजरत आला की, तो ये भी आप जानते रहें। लेकिन इसके आगे 1539 के बाद ये कई युद्ध लड़ता है। ये तो लड़ता है 1540 में। 1540 के युद्ध तो आपको पता ही होगा, हमने अभी इसी वीडियो में चर्चा की थी पिछले, कि ये कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध लड़ता है। कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में ये अपने आप को फिर एक उपाधि, जब इसने फिर हुमायूं को बुरी तरह से पराजित करता है और हुमायूं जान बचाकर भागता है, तो इस बार ये उपाधि लेता है कौन सी? इस बार ये उपाधि लेता है सुल्तान की। तो अब देखें, अब तक हमने आपको उपाधि कितनी बताई? हमने आपको 4 उपाधियां बताई। ध्यान रखिए 4 उपाधि कौन कौन सी हैं। पहली हमने बताई आपको शेर खां की। शेर खां की उपाधि ये ले रहा था शेर को मारने के कारण। दूसरी उपाधि अगर आपसे बात करें तो ये ले रहा है हजरत आला की उपाधि। हजरत आला ये उपाधि ले रहा है ये 1529 में। और उसके बाद तीसरी उपाधि ले रहा है ये चौसा के युद्ध में
चौसा के युद्ध में अपने आप को ये उपाधि दे रहा है शेर शाह का। ये तीसरी उपाधि थी। और चौथी उपाधि फिर 1540 में लेता है, कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में खुद को कहता है सुल्तान की उपाधि लेता है। ये 4 उपाधियां शेर शाह सूरी अपने जीवन काल में लेता है। बहुत लंबा इसका शासनकाल नहीं रहता, बहुत ही छोटा सा शासनकाल रहता है, लेकिन इस छोटे से शासनकाल में इसकी जो उपलब्धियां रहती हैं वो बहुत बड़ी रहती हैं। अब यहाँ से अगर बात करें तो ये जो आप शेर शाह सूरी आप इमेज देख रहे होंगे, ये किस वंश से संबंधित था? इसके वंश को कहते हैं सूरवंश। क्यों? क्योंकि ये टाइटल लगाता था शेर शाह सूरी का। ये चुनार के क्षेत्र में हमने बताया कि चुनार के क्षेत्र में इसका आधिपत्य हुआ करता था पिछले वीडियो में। तो चुनार की विधवा एक शासिका हुआ करती थी जिनका नाम था लाड बेगम। लाड बेगम से ये प्रेम विवाह रचाता है और शादी करता है। 1541 में जब ये दिल्ली का शासक बन जाता है, उसके बाद 1540 में जब दिल्ली का शासक बनता है, सूर साम्राज्य की स्थापना करता है और ये शासक चलता है 1556 तक। तो 1541 में एक महत्वपूर्ण ये अभियान करता है। वो कौन सा है? ये बंगाल विद्रोह में अभियान करता है, या बंगाल में जो विद्रोह होता है उस विद्रोह को ये दबाता है, सप्रेस करता है। जो बंगाली रिवोल्ट था उस रिवोल्ट को ये सप्रेस कर देता है, दबा देता है। 1541 में ही एक अभियान करता है गब्बरों के विरुद्ध। ये गब्बरों के विरुद्ध एक अभियान करता है 1541 में। लगातार ये युद्ध अभियान करेगा। फिर 1542 में ये 42 में करेगा। 1542 में एक और अभियान करता है। यह अभियान होता है मालवा का अभियान। ध्यान रखिए दोस्तों, कौन सा अभियान? मालवा का। ये मालवा का अभियान करता है 1543 में। बड़ी ही रोचक बात है कि 1543 में अभियान करता है, जहां इसे अपने आप की आत्मग्लानि महसूस होती है। पहली बार किसी युद्ध में शेर शाह सूरी को आत्मग्लानि महसूस हुई, अपने आप को बुरा लगा उस युद्ध को जीतने के बाद भी। वो था रायसीना अभियान। रायसीना अभियान में से बुरा क्यों लगा? बात ये थी कि यहाँ का शासक हुआ करता था पूरनमल चौहान। कहाँ का? ये था आपके रायसीना क्षेत्र का। 1543 में जब ये रायसीना का अभियान करता है तो वहाँ का शासक था पूरनमल चौहान। पूरनमल चौहान को ये साम दाम दंड भेद से जीतता है, यानी इस युद्ध को वो धोखे से जीतता है, चीटिंग करता है। जिसे आज की भाषा में कहें तो चीटिंग से इस युद्ध को जीतता है। यही रीजन है कि अपने ऊपर एक लांछन पाता है, एक दोष पाता है कि हमने जितना भी शौर्य का परिचय किया हो, लेकिन एक युद्ध हमने भी धोखे से जीता है। अतः इस युद्ध में बड़ा ही उसे आत्मग्लानि महसूस होती है। लेकिन फिर वो 1544 में, 1543 में हमने बताया इस युद्ध, पिछला युद्ध, और 1544 में फिर एक अभियान करता है। यह है कालिंजर अभियान। और यही अभियान शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान होता है। इस अभियान में होता क्या है? इस अभियान में देखेंगे कालिंजर का शासक हुआ करता है एक भारतीय हिंदू शासक था जिसका नाम था कीर्ति सिंह। कीर्ति सिंह शासक हुआ करता था कहाँ का? कालिंजर का। ये जब कालिंजर पर अटैक करता है तो कीर्ति सिंह इसकी अधीनता को स्वीकार करने से मना कर देते हैं और ये उनके पूरे किले को घेरा बना लेता है सैनिकों से। और ये घेरा 7 महीने तक लगातार बनाए रखता है, लेकिन वह उस कालिंजर को जीत नहीं पाता। जब उस कालिंजर को 7 महीने तक जीत नहीं पाता तो उसने सोचा कि इस किले को क्यों ना ध्वस्त कर दिया जाए। कब तक हम इंतजार करेंगे बाहर रहकर, क्योंकि जो रिसोर्स होती है सैनिक की वो खत्म होने लगती है। तो फिर यही होता है कि आप इस पे अटैक करें। तो शेर शाह सूरी भी यही करता है। हर सबकी तरह शेर शाह सूरी ने इस किले को, जो इसके किले की बाहरी दीवार थी, इस किले को तोड़ना चाहा। और जब किले को तोड़ने के लिए वह आदेश देता है लोगों को कि इस किले पर गोले बारूद से उड़ा दिया जाए। और इसी क्रम में एक गोले का बारूद फटता है और शेर शाह सूरी घायल हो जाता है। यहीं पर कालिंजर के अभियान के समय शेर शाह सूरी घायल हो जाता है, लेकिन और उसकी मृत्यु जब होती है, उस मृत्यु के पहले, लेकिन शब्द क्यों है, उस मृत्यु के पहले खबर आ जाती है कि
कालिंजर विजय हो गई, कि वो कालिंजर को जीत गया। लेकिन उसके कुछ समय बाद इसकी मृत्यु हो जाती है और एक महान शासक, एक अद्भुत साहस रखने वाला शासक शेरशाह सूरी, जो अपने अफगान वंश की स्थापना करता है, सूर्य वंश की स्थापना करता है भारत में, उसका अंत हो जाता है। तो इसकी उपलब्धियां तो केवल हमने राजनीतिक बताई, अब इसकी कुछ उपलब्धियां हम बताएंगे आपको अतः, जैसे आपको अब आर्थिक उपलब्धियां बताएंगे, आपको इसके योगदान को बताएंगे। हाँ, कुछ खोजी फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं, पूछा जा सकता है कि कौन सा जिस गोले बारूद को जो फटा था या जिस से मरा था उस अस्त्र का क्या नाम था, आग्नेय अस्त्र कौन था, तो उस आग्नेय अस्त्र का नाम था उक्का। यानी उक्का नामक आग्नेय अस्त्र चलाते समय ये घायल हो जाता है। कौन सा आग्नेय अस्त्र है? उक्का। ऐसे प्रश्न यूपीपीसीएस में खोजी टाइप पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमने चर्चा कर दिया है। अब अगर देखें तो ये जो कालिंजर था, ये कालिंजर किनके क्षेत्र में हुआ करता था ये भी बता दें, ये चंदेलों के क्षेत्र में हुआ करता था। अब यहाँ तक अगर बात स्पष्ट हो तो हम यहाँ से आगे चले मित्रों। जी हाँ, आपको बता दें हमारी घड़ी का समय हो चुका है 9:28 और आप लाइव देख रहे हैं इस सेशन को। अगर आप लाइव देख रहे हैं तो लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और सेशन को अवश्य बनाइए। तो आगे अब यहाँ से अगर हम बात करें तो शेरशाह सूरी की कुछ अन्य उपलब्धियों के बारे में, तो ये अन्य उपलब्धियों के बारे में जब हमारी चर्चा होगी तो आप देखेंगे शेरशाह सूरी ने एक सड़क बनवाया था। ये कोई छोटी मोटी सड़क नहीं थी, इस सड़क को सड़क ए आजम के नाम से जानते हैं। क्या नाम कहते हैं इसे? सड़क ए आजम। यानी सड़कों में सबसे श्रेष्ठ ये सड़क है। और ये कहाँ से कहाँ तक थी, तो आइए इस मैप में अगर हम देखें तो शायद चीज़ें जल्दी से आपको विजुलाइज हो चुकी। ये मैप आपके सामने है, ये देखिए, ये जो मैप आपको दिख रहा होगा इसकी पश्चिमी सीमा, पहले आप उसके साम्राज्य को देखिए, ये उसका साम्राज्य है। शेरशाह सूरी का साम्राज्य बाबर से बड़े क्षेत्र में है। बाबर का आप साम्राज्य देखे थे छोटा था, लेकिन शेरशाह सूरी का साम्राज्य बाबर के साम्राज्य से बड़ा है और अकबर के साम्राज्य की तुलना में छोटा है। और अगर आप देखेंगे जो औरंगजेब है उसकी तुलना में तो बहुत छोटा है, लेकिन ये साम्राज्य आपका है शेरशाह सूरी का। इसमें वह एक हम हाईलाइट कर रहे हैं आजमे, सड़क के आजमे को आप उसे देखिए कि कौन सा है। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है ऐसे और यहाँ से चलकर ये सड़क चलता है कहाँ तक, ये आता है यहाँ तक। अब इसके स्टार्टिंग पॉइंट और इसके एंड पॉइंट को देखते हैं। इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है ये पंजाब में है। पंजाब कौन सा? पाकिस्तान का पंजाब, यानी ये लोकेशन है पेशावर। ये पेशावर से स्टार्ट होती है और जाती है कहाँ तक? बंगाल तक। बंगाल में कौन सा? पश्चिम बंगाल नहीं, बांग्लादेश तक। आज का बांग्लादेश में ये जाती है कौन सा? सुनार गांव, सुनार गांव तक। यहीं से इसकी एक शाखा और निकलती है इस सड़क से, जो इसकी दूसरी शाखा होती है वो आगरा से निकलकर जाती है बुरहानपुर तक। ये आप देख रहे हैं। इसकी तीसरी शाखा आप देखेंगे निकलती है लाहौर से मुल्तान की ओर चली जाती है। और इसकी एक चौथी शाखा निकलती है जो दिल्ली के क्षेत्र के पास से निकलती है, वह जोधपुर होते हुए मालवा जाती है। ये इसकी 4 शाखाएं हैं, 4 ब्रांचेज हैं किसकी? इस सड़क की, जिसे आज ग्रैंड ट्रक रोड के नाम से जानते हैं, ग्रैंड ट्रक रोड के, और इसी को नेशनल हाईवे नंबर 1 के नाम से जानते हैं। यही वो सड़क है जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। एक बार फिर से आपको हम स्पष्ट करा दें, आप देखें कौन कौन सा ब्रांचेज हैं इसकी। ये स्टार्टिंग पॉइंट इसका पेशावर है और ये जाती कहाँ तक है? पश्चिम बांग्लादेश के सुनार गांव तक। उसके बाद एक लाहौर से एक शाखा निकलती है जो जाती है मुल्तान तक। दूसरी बात, एक शाखा आगरा से निकलती है जो जाती है बुरहानपुर तक, और वहीं आगरा के पास से ही एक शाखा और निकलती है जो जोधपुर होते हुए अजमेर, चित्तौड़, मालवा तक जाती है। इस सड़क का निर्माण कराया था शेरशाह सूरी ने। अब शेरशाह सूरी के इस योजना को आपने देखा, ये योजना इसकी सबसे प्रसिद्ध और सबसे सुपरिचित योजना है, जिसे प्रश्नों में आपका सामना बार बार होगा। अब वर्तमान में इस सड़क को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक नेशनल हाईवे
1 और नेशनल हाईवे 2 में। NH2 आपको पता होगा कि ये रूट आपका है, हालांकि नाम इनके बदलाव चल रहे हैं, लेकिन इन दोनों के नाम सेम है। अब इसके बाद अगर हम आपसे बात करेंगे तो इसने कुछ सिक्कों को चलाया था, और सिक्कों में अगर देखें तो सबसे पहले जो भारतीय सिक्का रुपया है, जिसे आज रुपया के नाम से जानते हैं, सबसे पहले चलाने का श्रेय इसी शेर को जाता है, जिसका नाम था शेरशाह सूरी। ये जो रुपया होता था ये चांदी का चलाया था उसने, चांदी के सिक्कों को उसने रुपया कहा था। और इस चांदी के सिक्के को अगर हम मान बता दें कितना होता था तो ये 148 ग्रेन के बराबर होता था। 178 ग्रेन, 178 ग्रेन के बराबर हुआ करता था एक चांदी का सिक्का। चांदी के सिक्के के अलावा यानी इसने सिक्के के अलावा यानी रुपये के अलावा एक सिक्का और चलाया जिसे दाम कहते थे। ये दाम जो था ये तांबे का सिक्का हुआ करता था। और इसके अलावा तीसरा सिक्का इसने चलाया अशरफ। अशरफ ये सोने के, शुद्ध सोने के सिक्के हुआ करते थे। इसने 3 प्रकार के सिक्के चलाए, रुपया चांदी का, दाम तांबे का और अशरफ सोने का। अगर देखें एक चीज़ और जो प्रश्न पूछा जा सकता है कि रुपया और दाम में जो रेशियो था वो कौन सा था, उसके में रेशियो था 1:64। 1:64 का अनुपात हुआ करता था किसमें, रुपया और दाम में। इतनी बातें स्पष्ट। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो यह अर्थव्यवस्था के मौद्रिक में ये काम करता है, मौद्रिक पॉलिसी में काम, मॉनेटरी पॉलिसी में काम करता है। लेकिन इसके बाद अगर देखा जाए तो ये किसानों के लिए क्या करता है, किसानों का बड़ा ही हितैषी हुआ करता था। ये किसानों के लिए ये जो इसके कर थे उसको, टैक्स को तो लगाता ही लगाता है। इसके अलावा आप देखेंगे सबसे पहले ये भूमि की पैमाइश कराता है, भूमि की पैमाइश कराता है, किसी से अनर्गल टैक्स वसूलना नहीं चाहता। इसने भूमि पर किसानों के ऊपर 2 उपकर लगाए जिसे आप सेस के नाम से जानते हैं। आज वर्तमान में उन्हीं उपकरों को हम सेस कहते हैं। और वो 2 उपकर लगाए थे, कौन सा, एक था जरीबाना और दूसरा उपकर था महासिलाना। ये 2 उपकर लगाए थे किसने, शेरशाह सूरी ने। किन के ऊपर लगाए थे, ये फार्मर के ऊपर लगाए थे, किसानों के ऊपर। अब इसकी जो दर थी जरीबाना की, ये दर थी 2.5%, और जो महासिलाना थी इसकी दर थी 5%। ये दोनों प्रकृति कैसी थी, ये टैक्स नहीं थे, टैक्स तो थे ही, लेकिन क्या थे, ये सेस थे, उपकर थे। जो एक सेस और सरचार्ज आप पढ़ते हैं, दोनों में एक प्रकार है। यहाँ से अगर हम बात करें तो आगे इसने राजस्व व्यवस्था में कुछ सुधार बहुत बड़े स्तर पे करता है। जैसे कौन सा सुधार करता है, जी हाँ दोस्तों, सुधार में अगर हम बताएं तो सुधार में देखेंगे ये राजस्व व्यवस्था में जब्ती के नाम से इसे जानते हैं, जब्ती को लागू करता है। और इसकी जो व्यवस्था थी राजस्व, उसे रे के नाम से जानते हैं, या कहीं कहीं रई भी मिलता है, कहीं कहीं इसका नाम रई भी मिलता है। इसे राजस्व व्यवस्था को इस नाम से जानते थे। ये जो टैक्स वसूलता था, जो भू राजस्व वसूलता था, टोटल का 1/3 हिस्सा लेता था, 33% थी राजस्व। इसके शासनकाल में अगर देखेंगे तो इसने अपने किसानों को पट्टे देना शुरू किए। पट्टे देने के साथ इसने किसानों को अपने के नाम से भी जमीन देनी, हस्तांतरित करनी शुरू की थी। और जो महत्वपूर्ण 2 चीज़ें इसके लिए और हैं, आपने सुना होगा किसान या जो भूमि सुधार में तोडरमल की व्यवस्था, तो जो तोडरमल थे वो तोडरमल पहले इसी के शासनकाल में थे। उसके बाद ये अकबर के शासनकाल में बहुत बड़ा भूमि सुधार करते हैं तोडरमल, एक बहुत ही अच्छा सुधार लाते हैं। लेकिन उसके पहले जो तोडरमल हैं वो तोडरमल कहाँ पर हैं, उनका योगदान है कहाँ पर, शेरशाह सूरी के शासनकाल में। इसके अलावा एक और प्रसिद्ध लेखक हुए, रचनाकार हुए, जिनका नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। ये जायसी साहब है, इन्होंने ही लिखी थी एक प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावती, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी का एक प्रेम प्रसंग है और रानी पद्मावती की। तो ये भी एक किताब लिखी गई थी। किसने लिखी थी, मलिक मोहम्मद जायसी ने। और वो किसके दरबार में था, वो दरबार में हुआ करता था शेरशाह सूरी के।
इनकी न्याय व्यवस्था के बारे में अगर हम बात करें, अब तक तो हमने इसकी इकोनॉमी के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में बात की। अगर इसकी न्याय व्यवस्था के बाद से जुडिशरी की हम बात करें तो जुडिशरी का सबसे प्रमुख सुल्तान खुद हुआ करता था। इसका ही न्याय सबके लिए बाध्यकारी होता था, लेकिन ये अगर इसका न्याय बहुत ही कड़ा था, बहुत ही कड़ा संदेश देता था। इसने पक्षपात कभी नहीं किया। एक रूल होता है पक्षपात, इसने कभी पक्षपात नहीं किया। इसका एग्जाम्पल इसके शासनकाल में देखने को तब मिलता है जब इसने अपने भतीजे को ही मृत्यु दंड दे देता है, अपने सगे भतीजे को मृत्यु दंड देता है। तब इसके असली पक्षपात होने का निर्णय बनता है कि ये निष्पक्ष है। और इसी का परिणाम है कि एक लेखक हुए थे जिनका नाम था अब्बास खां सरबानी। नाम मैं लिख दूंगा क्योंकि इनका काम बहुत महत्वपूर्ण। अब्बास खां सरबानी, इन्होंने इसकी कार्यकाल के बारे में लिखा कि अगर कोई एक बुढ़िया अपने सर पर हीरे जवाहरात की गठरी लेकर जा रही हो तो किसी गुंडे की इतनी हिम्मत नहीं है कि उसे छेड़ दे या उसकी गठरी को छीन ले। क्यों? क्योंकि इसका जो न्याय व्यवस्था थी बहुत ही कठोर थी, बहुत ही स्ट्रिक्ट थी। अगर इसके आगे हम आपसे बात करें तो यहीं पे कुछ पीपीटी पहले दिखा लेंगे, उसके बाद हम फिर आपसे आगे चलेंगे। तो आइए, सबसे पहले हमने बताया कि दिल्ली की सत्ता पर स्थापित होता है सूरवंश। कब? ये बाबरनामा की जो हमने चर्चा की थी उसकी हमने आपसे बात की थी कि 2 हिंदू शासकों को बताया था, एक था कृष्णदेवराय, दूसरा राणा सांगा, और सबसे प्रमुख शासक बताता है ये शक्तिशाली कृष्णदेवराय को। 5 मुस्लिम राज्यों को बताया था हमने, बंगाल, गुजरात, मालवा, बहमनी और दिल्ली को। और भारत में 3 अभिशाप बताता है, लू को, आंधी को और गर्मी को। इसके बाद आपको जिसकी हमारी बात हमने की थी शेर शाह सूरी की। शेर शाह सूरी बचपन का नाम उसका हुआ करता था फरीद। इसका जन्म हुआ था होशियारपुर में। ये शिक्षा दीक्षा जौनपुर में लिया। इसके पिता का नाम हसन था और ये सरकारी नौकरी में थे, जमींदार हुए कालांतर में सासाराम बिहार के। 1520 में हसन की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद ये पिता की गद्दी को संभालता है। जो लोहानी सरदार थे उनसे कुछ षड्यंत्र के कारण इसे बिहार छोड़ना पड़ा और भागकर वहाँ से पहुँचता है बाबर की सेना में और चंदेरी का युद्ध लड़ता है बाबर के साथ मिलकर। और बहार खां जो हैं ये इसे शेर खां की उपाधि देते हैं, क्यों? इसने शेर का शिकार किया था। 1539 में चौसा का युद्ध लड़ता है और यहाँ पर हुमायूं को बड़ी बुरी तरह से हराता है और अपने आप को शेर खां की उपाधि लेता है। 1529 में ये एक उपाधि लेता है हजरत आला। उसके बाद 1540 में हमने बताया था कि ये उपाधि लेता है सुल्तान की। ये चारों उपाधियों की बात हमने आपसे की। और सुल्तान जब उपाधि लेता है तो उस समय एक युद्ध चल रहा था, कौन सा? कन्नौज या बिलग्राम। इसी युद्ध के बाद हुमायूं पूरी तरह से भारत से भाग जाता है और 15 वर्षों तक निर्वासित रहता है। लेकिन यही एक समय था। उसके बाद यहाँ से जब आता है चुनार, तो चुनार की विधवा लाड बेगम से अपना शादी रचाता है, विवाह करता है। 1541 में बंगाल के विद्रोहों को दबाता है। 1541 में गब्बरों के विरुद्ध अभियान करता है। 1542 का समय था जब यह मालवा अभियान करता है। 1543 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान करता है जिसको लेकर इसे अपने आप को आत्म तृप्ति नहीं मिलती थी, संतुष्टि नहीं मिलती थी, बड़ा दुखित रहता था। वो था रायसीना अभियान। इसमें उन्होंने धोखे से इसे विजित किया था। और उसके बाद जो इसका अंतिम अभियान था वो कालिंजर अभियान था। 1544 में ये किया था चंदेलों के खिलाफ और इसके शासक उस समय थे कीर्ति सिंह। 7 महीने तक इस क्षेत्र को घेरा बनाया। जब इसको विजित नहीं कर पाया तो लोगों अपने सैनिकों को आदेश दिया कि किले को बारूद से उड़ा दिया जाए। और इसी समय युद्ध सामग्री में भी आग लग जाती है और एक उक्का नामक आग्नेय अस्त्र को यह चलाते समय घायल हो जाता है और घायल होने के बाद कुछ समय पश्चात इसकी मृत्यु होती है। लेकिन इसके मृत्यु के पहले, इसकी डेथ के पहले ये अंततः कालिंजर को खबर पाता है कि कालिंजर हमने जीत लिया है। इतनी बातें अगर स्पष्ट है तो यहाँ से हमने आपसे आगे बताया था ये इमेज दिखाकर शेर शाह सूरी ने सड़क आजम का निर्माण कराया था। ये बंगाल से पंजाब तक जाती थी। बंगाल में आपको हमने बताया था ये सोनारगांव और पंजाब में पेशावर तक जाता है, पाकिस्तान वाले पंजाब के हिस्से या अफगानिस्तान के हिस्से तक फैला था। उसके बाद आगरा और बुरहानपुर भी इसी से भाग से एक शाखा निकलती है। एक शाखा लाहौर से मुल्तानपुर निकलती है और एक शाखा हमने और बताया था जो अजमेर तक जाती है।
इसने सिक्के चलाए थे, रुपया चलाया, प्रथम बार रुपये का प्रयोग सबसे पहले सिक्का इसी ने चलाया है जो भारत का भारतीय रुपया है और इसीलिए भारत इसका ऋणी है। 1 रुपया जो चांदी का सिक्का था 178 ग्रेन चांदी के बराबर होता था और दाम चलाए तांबे के सिक्के हुआ करते थे, अशरफ सोने का सिक्का हुआ करता था। अशरफ जो रुपया था और दाम दोनों का रेशियो 1:64 था, यानी जो रुपया और दाम 1:64 के अनुपात में हुआ करते थे। किसानों को 2 अन्य कर वसूला जिसे सेस के रूप में जानते, एक जरीमाना और एक महासिलाना। जरीमाना का जो दर था वो 2.5% था और महासिलाना का 5% था। इसने पहली बार भूमि की पैमाइश कराई। उसके बाद आप एक इमेज देख रहे होंगे, बड़ी खूबसूरत सी इमेज है। ये मस्जिद है जो आपके सामने दिख रही है, ये एक मस्जिद है और इस मस्जिद का निर्माण कराया है शेरशाह सूरी ने। इसे किला-ए कुहना कहते हैं, किला-ए कुहना के नाम से इस मस्जिद को जानते हैं। आप देखेंगे तो ये मस्जिद कहाँ पर है दोस्तों, ये मस्जिद है दिल्ली में, ये दिल्ली में अवस्थित है और इसका निर्माण कराने वाला शासक है शेरशाह सूरी। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसने एक महत्वपूर्ण और योगदान दिया कि जो पटना शहर था, पटना शहर को इसने पुनः बसाया। पटना शहर की स्थापना हमने इसके पहले आपको बताया था कि कौन करता है, कुमार गुप्त करता है और कुमार गुप्त के बाद दोबारा पटना शहर की रीस्थापना, पुनर्स्थापना, पुनर्जीर्णोद्धार कराने का योगदान करता है शेरशाह सूरी। और इसने पहली बार जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना करता है। इसी के शासनकाल में आगे देखेंगे तो एक इमेज और आपको दिख रही होगी, ये है वास्तव रोहतासगढ़ का किला। दोस्तों रोहतासगढ़ का किला को बनाने का श्रेय दिया जाता है किसको, या किसने बनवाया था, तो बनवाया था इस रोहतासगढ़ के किले को शेरशाह सूरी ने। आपको इमेज दिख रहा होगा कि कितनी अच्छी इसकी बनावट है। आप देखेंगे ये आप यहाँ पे हिस्सा बढ़ा हुआ है, ये इसको जो हिस्सा बढ़ाकर बनाया गया था ये सुरक्षा के दृष्टि से बनाया गया था। अगर कोई मेन द्वार पे एंट्री करता है तो यहाँ से निगरानी किया जाए, मॉनिटरिंग किया जा सके। ऐसे ही इस जो रोहतास का किला था बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। इसके लिए एक गुप्त द्वार भी था, जो ये गुप्त द्वार है जो यहाँ से निकलने का एक गुप्त रास्ता हुआ करता था। ये अगर आप देखेंगे तो सासाराम एक लोकेशन है जहाँ से 55 किलोमीटर पूरब की ओर यह रोहतासगढ़ का किला है। इसके बाद अगर हम जिसकी बात करेंगे वह ये इमेज आपको ये एक चित्र दिख रहा होगा, ये वास्तव में कोई किला नहीं है बल्कि मकबरा है। और इस मकबरा को स्वयं बनाने वाला है, कौन बनाने वाला है, बनवाने वाला है, बनवाने का श्रेय है उसी को, उसी शासक को जिसका नाम है शेरशाह सूरी। ये किसका मकबरा है? जी हाँ, यह शेरशाह सूरी का ही मकबरा है। और यह बना कहाँ पे है? क्या समुद्र में है? जी नहीं, ये बना हुआ है पूरी तरह से। पहले इसने कृत्रिम झील बनवाई, बड़ा सा झील खुदवाया और इस झील में बीच वाले हिस्से को उसने रहने दिया और इस पे एक बड़े स्ट्रक्चर को, जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को बनवाया, अपने मकबरे को बनवाया। और इस मकबरे के जाने के लिए एक रास्ता उत्तर से केवल छोड़ा और उत्तर से पतली सी पट्टी छोड़ी जिसके सहारे आप यहाँ तक जा सकते हैं। और चारों तरफ से ये जल से घिरा हुआ है। ये दूसरी बात है कि वर्तमान में इसके संरक्षण को उतना बढ़ावा नहीं दिया गया, जिसके कारण इस जल में काफ़ी प्रदूषण फैला हुआ है। अभी रिसेंटली अगर आप जाके देखेंगे तो काफ़ी पॉल्यूशन है। तो ये इसका निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी में है कहाँ? ये है सासाराम में। सासाराम कहाँ है? सासाराम है बिहार में। बिहार के सासाराम में अवस्थित है शेरशाह सूरी का मकबरा। इतनी बातें अगर स्पष्ट है तो यहाँ से हम आगे चलें। यहाँ से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो एक चीज़ और बताएंगे मित्रों, बताएंगे क्या, जब शेरशाह सूरी की मृत्यु होती है, शेरशाह सूरी मारा जाता है, शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद इसके कई शासक होते हैं, उत्तराधिकारी होते हैं। इसमें एक शासक होता है इस्लाम शाह सूर। टेक्स्ट बदल दें, इस टेक्स्ट से शायद अच्छी दिखे। इस्लाम शाह सूर एक शासक होता है और ये अंतिम शासक होता है सूर वंश का। टोटल अगर देखेंगे तो 1540 से लेकर 1555 तक ये 15 वर्षों का शासन होता है इस वंश का। इस 15 वंशों के शासन में जो उपलब्धियां रही हैं, खास करके शेरशाह सूरी के शासनकाल में, वो अकबरकालीन शासन प्रशासन से तुलना की जाती है। अब यहाँ से बात करें तो जब ये
अंतिम शासक हुआ तो शेरशाह इसकी मृत्यु के बाद ये 5 भाग्यों राज्यों में बट जाता है। कौन? पूरा शेरशाह सूरी का साम्राज्य। अगर शेरशाह सूरी के साम्राज्य को आपको एक इमेज में दिखाएं तो ये उसका इमेज है। ये जो आप देख रहे हैं शेरशाह सूरी का ये साम्राज्य है, ये साम्राज्य पूरे 5 भागों में बट जाता है। ये 5 भागों में बटने के साथ इसके 2 भाग बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं, 2 पार्ट। पहला पार्ट कौन सा? पहला पार्ट है सिकंदर सूर का साम्राज्य, जिधर सिकंदर सूर रहता है। एक हिस्से में साम्राज्य स्थापित करता है, रहता है सिकंदर सूर। टेक्स्ट बदले, सिकंदर सूर। और दूसरे हिस्से में हेमू रहता है। हेमू बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है, इसके बारे में भी हम आपसे डिटेल में बात करेंगे। एक हिस्से में सिकंदर सूर रहता है और जब ये 1555 में आप देखेंगे हुमायूं इसी को हराकर दिल्ली इससे छीनकर पुनः गद्दी पर बैठता है। 15 साल निर्वासित रहने के बाद जब हुमायूं फिर दिल्ली में वापस आता है तो सिकंदर सूर को ही पराजित करके पुनः दिल्ली की सत्ता हासिल करता है। लेकिन जो दूसरा क्षेत्र होता है वो होता है हेमू का, और हेमू भी दिल्ली की सत्ता को पाने के लिए लालायित रहता है और इसी बीच ये पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ता है। और इसकी बात अगर हम करें तो हम चलेंगे पहले हेमू पर। हेमू अगर आपको बता दें यहीं पे कि जो हेमू है ये दूसरी तरफ जो सत्ता था, जो 5 भागों में बटा था, उन 5 में से एक पर शासन कर रहा था हेमू। हेमू जिसे महाराजा हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं और इसे ही दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक भी कहते हैं। इसके बाद दिल्ली में कोई हिंदू शासक सत्ता पर आसीन नहीं हुआ था। और दूसरी चीज, इसने उपाधि ली थी विक्रमादित्य की। ये अंतिम शासक होता है जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ली। और ये पहले जब यहाँ पर मुगलों का शासन हुआ करता था तो या शेरशाह सूरी का शासन हुआ करता था तो ये उस शासन काल में नमक का दलाल था। ये दलाल हुआ करता था, नमक की दलाली करता था। और ये आदिल शाह उस क्षेत्र में हुआ करते थे और उन्हीं का ये सेनापति था। आदिल शाह का ये सेनापति हुआ करता था। इसके बाद ये अगर बात करें तो ये जो पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है और इस पानीपत के सेकंड वार ऑफ पानीपत में ये युद्ध लड़ता है किससे? अकबर से। पानीपत के द्वितीय युद्ध में आप देखेंगे एक तरफ से अकबर की सेना होती है और दूसरी तरफ से हेमू होता है और अंततः जो अकबर होता है यहाँ पर विजयी होता है और हेमू पराजित होता है और मारा जाता है। अकबर की सेना का नेतृत्व करने वाला जो शासक था वो शासक था बैरम खां। बैरम खां अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहा था और हेमू की सेना का नेतृत्व स्वयं हेमू कर रहा था। और अंततः हेमू यहाँ पर मारा जाता है और पूरी तरह से एक सूर वंश का जो साम्राज्य था समाप्त होता है, उनकी पूरी चीज़ें समाप्त होती हैं। दिल्ली के शासन पर हुमायूं पहले ही स्थापित हो जाता है और जो अंतिम हिंदू शासक बचा होता था हेमू, वो अभी अंततः 5 नवंबर 1556 में मारा जाता है। कौन सी डेट है? ये पानीपत द्वितीय की डेट आपको बता दें, 5 नवंबर 1556 की डेट होती है और इस डेट पर पानीपत द्वितीय में मारा जाता है हेमचंद्र या हेमू। पानीपत प्रथम हमने आपको बताया था कि 1526 में होता है और ये होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जहाँ पर बाबर विजित होता है। तो दोस्तों रुकेंगे आज यहीं पर। अगर आपने इस लाइव सेशन को नहीं ज्वाइन किया है तो इसे आप ऑफलाइन भी जाकर ये विदाउट लाइव भी जाकर इसे यूट्यूब पर ही अपलोडेड रहता है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्री क्रैश कोर्स कराया जा रहा है जिसका कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है आपसे, और ये क्रैश कोर्स पूरे डिटेल में एक एक टॉपिक की बात की जा रही है। अब तक जिस टॉपिक पे हमने बात कर ली है वो जियोग्राफी हमने लगभग कंप्लीट कर ली है, हमने एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है, मेडिवल हिस्ट्री पे हमारी यात्रा अभी तक आपकी पहुंच चुकी है मुगल काल तक, मुगल काल के मध्य तक हम पहुंच चुके हैं। क्योंकि अगली वीडियो में हम कल बात करेंगे अकबर की, उसके बाद हमारे अकबर के बात करने के बाद औरंगजेब तक हमारी बात पहुंचेगी तो पूरा मेडुअल खत्म होगा। जो चित्रवित जो छोटी मोटी चीज़ें बची होंगी उसे हम फिर कवर करेंगे, फिर हम मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत स्टार्ट करेंगे। तो रुकेंगे आज हम यहीं पर, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए रमेश चंद्र का प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद, जय भारत।